मुझे ये एहसास बहुत बाद में हुआ कि टूटी हुई बॉडी असली दहशत नहीं होती। असली बुरा सपना तो बिखरी हुई आत्मा होती है, क्योंकि एक भयानक कार एक्सीडेंट ने तुमसे फिर कभी चल पाने की ताकत ही छीन ली थी। मेरे हर एक दोस्त ने मुझसे बिना एक पल सोचे उसे छोड़ देने की गुहार लगाई। वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझसे गिड़गिड़ाए और मुझसे मेरे अपने भविष्य के बारे में सोचने की मांग करने लगे। तुम एक पल के लिए उसकी देखभाल कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में जिंदगी भर ये सब झेल पाओगे? क्योंकि एक टूटे हुए इंसान के साथ कोई भविष्य नहीं है। फिर भी मैंने सबकी चेतावनियों को दरकिनार कर दिया और उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ चिपक गया। मेरी गर्लफ्रेंड उन दिनों एक फाइटर थी जो रोजाना अपनी आप को थकाऊ रिहैब से गुजरती थी, और तभी रहती थी जब वो पसीने से पूरी तरह लथपथ और पूरी तरह से बेहाल हो जाती थी। स्वान वान की जिंदा रहने की उस अटूट इच्छा शक्ति ने मुझे इंसानी हौसले की वो सांसें रोक देने वाली चमक दिखाई, और मैं खुद को उसके प्यार में और गहराई तक डूबता हुआ पाने लगा। लेकिन वो चमक बस एक पल की चिंगारी साबित हुई। नर्वेज डेड हो चुकी थी। उसके कभी खड़े होने की संभावना लगभग शून्य थी। जैसे जैसे वक्त बेरहमी से आगे बढ़ता गया, स्वान वान की हालत और बिगड़ती ही चली गई। डॉक्टरों ने आखिरी झटका दे दिया, उसके फिर से चलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो मैंने अपना करियर छोड़ दिया ताकि अपने वजूद का कतरा कतरा स्वान वान के लिए समर्पित कर सकूं और ठीक होने के किसी मामूली से चमत्कार की दुआ मांगता रहूं। शायद ठीक होने की उम्मीद बहुत ही धुंधली थी, या फिर मेरी ये भक्ति उसके लिए बहुत ही घुटन भरी थी। स्वान वान सुस्ती और निराशा के दलदल में धंसने लगी। उसका मिजाज दिनों दिन तेजी से बिगड़ने और विस्फोटक होता जा रहा था, यहाँ तक कि किसी सैंडविच के ठीक से न कटे होने जैसी मामूली बात पर भी वो बुरी तरह भड़क जाती थी और एक बेकाबू गुस्से में आग बबूला हो जाती थी। आज जैसे ही मैं आखिरकार आराम करने के लिए लेटा, थोड़ी ही देर में बगल वाले कमरे से कांच टूटने की कानफोड़ू आवाज गूंजी। बाहर निकलो, सबके सब निकलो, किसी काम के नहीं हो तुम। मैं सीधा खड़ा हुआ और बेडरूम की तरफ भागा तो देखा स्वान बुरी तरह गुस्से से कांप रही थी। उसकी दवा वाला कप टूटकर नुकीले टुकड़ों में बिखर चुका था। मैं दरवाजे पर जड़वत खड़ा था, अपने हाथ में सावधानी से बनाई गई दवा का एक ताजा कटोरा पकड़े हुए। ये वो मंजर था जिसे मैं हजारों बार झेल चुका था। मैं धीरे धीरे स्वान वान के पास गया और बिस्तर पर लेटी उस लड़की को देखने लगा जो कभी इतनी खिलखिलाती हुई थी और अब बुरी तरह बिखरी और पहचान में ना आने लायक थी। उसका चेहरा एक भयानक जानलेवा हरकत में ऐंठ चुका था जब स्वान वान ने बिस्तर की चादर को मौत की तरह जकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं और जोर लगाने से नसें बाहर को उभर आईं। मैंने उसकी टांगों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जो वहां बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी, जैसे सड़ती हुई लकड़ी के दो फेंके हुए टुकड़े हों। यही वो भयानक निशानियां थीं जो 4 साल पहले के एक्सीडेंट ने छोड़ी थी। वान, पहले अपनी दवा पी लो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जबरदस्ती एक नरम मुस्कान के साथ देखभाल के ये शब्द कहे। इस दवा का अब कोई फायदा ही क्या है? डॉक्टर पहले ही साफ कह चुके हैं, नर्वेज डेड हैं। अब कोई एहसास ही नहीं बचा है। स्वान वान ने झटके से अपना सिर उठाकर मुझे घूरा। वो आंखें जो कभी तारों की रोशनी की तरह चमकती थीं, अब निराशा के खोखले अंधे गड्ढों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे कोई दबी हुई खतरनाक बाती आखिरकार जल गई हो। संत महात्मा बनना बंद करो क्या? तुम अंदर ही अंदर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? तुम्हें मुझे एक बेकार के बोझ के रूप में देखना अच्छा लगता है जो बिस्तर गीला कर देता है? मैंने कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। डॉक्टर ने कहा था कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है। जब तक हम मसाज और थेरेपी जारी रखेंगे एक चांस तो है। चुप करो झूठे, सबके सब इतने गंदे झूठे क्यों हो तुम लोग? स्वान वान अचानक भड़क गई और मुझ पर किसी जंगली जानवर की तरह झपट पड़ी, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज था। उसके ऊपरी धड़ की हरकतें बेहद खतरनाक और पूरी तरह से बेकाबू थीं। जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे झटके से अपनी तरफ खींच लिया, उसने अपने दांत निकाले और उन्हें मेरी कलाई में गहराई तक गड़ा दिया। मेरे हाथ की नसों से दर्द की चिंगारी तुरंत भड़क उठी और पलक झपकते मेरे पूरे शरीर में चीख पुकार मच गई। मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके दांत मेरी त्वचा की परतों को चीर रहे हैं। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बीत गए, जब तक कि जोर लगाते लगाते स्वान का जबड़ा दर्द करने लगा। लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। स्वान मेरे हाथ पर बने उस बुरी तरह कटे फटे खूनी निशान को घूर रही थी, दांतों के 2 टेढ़े मेढ़े निशान जिनमें से ताजा खून रिस रहा था। वो सदमे में जड़ हो गई। उसकी पागलपन भरी आंखों में पल भर की उलझन की झलक दिखी, और फिर उसके बाद और भी गहरा आत्मा को कुचल देने वाला टूटन आ गया। तुमने मुझे दूर क्यों नहीं धकेल दिया? क्या इसलिए कि तुम सोचते हो मैं बस एक रहम का पात्र हूं? स्वान वान ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली की और उसका पूरा शरीर ढीला पड़कर तकिए पर गिर गया। मैं खत्म हो गई हूं। मैं अपनी टांगों को अब महसूस नहीं कर सकती। मैं फिर कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तुम जैसे वफादार कुत्ते को छोड़कर मुझे कोई नहीं चाहता। मैंने अपना बुरी तरह जख्मी हाथ पीछे खींच लिया और स्वान वान की इस दर्दनाक हालत को देखकर गहरी सांस छोड़ी। बरसों की पुरानी और बेरहम पीड़ा ने स्वान वान की मानसिक सुरक्षा को पूरी तरह से ढा दिया था और उसे यातना देते हुए उसकी पहले वाली शख्सियत का महज एक साया बना दिया था। मैंने स्वान से आंखें मिलाई। मेरी नजर में नाराजगी या शिकायत की कोई भी चिंगारी नहीं थी। नहीं वान, जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तो तुम भी सोचते हो कि मैं बस तुमसे चिपकी रहने को ही लिखी हूं? ये चिपकना नहीं है, ये जरूरत है। अब मुझसे कसम खाओ, अगर मेरी टांगें ठीक हो सकती हैं, अगर मैं सच में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, तो हम तुरंत शादी करेंगे। मैंने ये भी वादा किया था कि जैसे उसकी टांगें ठीक होंगी हम सीधे शादी के मंडप की तरफ जाएंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है कसम खाने की? ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। जैसे ही तुम चलने लगोगी हम शादी कर लेंगे। स्वान वान अपने ठीक होने को लेकर इस हद तक पागलों की तरह आसक्त हो चुकी थी कि ऐसी बेतुकी और हवाई मांगे करने लगी थी। ये किसी वादे से ज्यादा एक पागलपन भरी प्रार्थना जैसा लग रहा था। स्वान को मनाने में घंटों लगाने के बाद वो आखिरकार थक कर गहरी नींद में सो गई। मैं हॉलवे की सुनसान खामोशी में पीछे हट गया, अपना वजन ठंडी और बेरहम दीवार पर डाल दिया और मेरा शरीर धीरे धीरे फर्श की तरफ ढलकने लगा। मैंने अपना बायां हाथ उठाया और दांतों के उस टेढ़े मेढ़े निशान को देखा जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। घाव में तेज और चुभने वाला दर्द हो रहा था, एक ऐसी पीड़ा जो सीधे मेरे दिल के पार जा रही थी। तभी अचानक मेरी जेब में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने उसे निकालकर नोटिफिकेशन चेक की तो स्क्रीन पर 2 अनदेखे मैसेज चमक रहे थे।
एक बैंक का रुका बैलेंस अलर्ट था, खाते में सिर्फ 3,000 युआन बचे थे। ये मेरा पूरे महीने का गुजारा करने का पूरा बजट था। दूसरा मेरी माँ का एक छोटा सा मैसेज था, अगर बहुत मुश्किल हो रहा है तो बस घर वापस आ जा, तेरे पिता और मैं भी तेरी देखभाल कर सकते हैं। मैंने फोन की चमकती स्क्रीन को बेसुध होकर देखा और मेरा अंगूठा रिप्लाई करने के बटन पर एक अनंत काल तक मंडराता रहा। इससे पहले कि मैं आखिरकार स्क्रीन को बंद हो जाने देता, मैं अपना सब कुछ इस एक ही कोशिश पर दांव पर लगा रहा हूँ। अगर मैं उसे अपनी रूह के तार तार से प्यार नहीं करता होता तो कोई भी समझदार इंसान इन भयानक सालों को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक नौकर से बमुश्किल बेहतर जिंदगी जी रहा था। अपने हाथ पर कांटे के कच्चे निशान को घूरते हुए मैं स्वान वान के उस वादे की याद से चिपका रहा। यही वो एकलौती चीज थी जो मेरे हौसले को टूटने से बचाए हुई थी। लेकिन उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि उस रात उसके ठीक होने पर शादी का वो वादा 700 दर्दनाक दिन और रात के बाद वही गोली बन जाएगा जो सीधे मेरे दिल के पार हो जाएगी। अगली सुबह मेरे माता पिता हमारे छोटे से गांव से मुझसे मिलने आए और अपने हाथों में 2 बड़े बड़े घिसे हुए बुने हुए थैले पकड़े हुए थे। एक हमारे अपने खेतों के ताजे फलों से भरा हुआ था, जबकि दूसरे में हमारे पिछवाड़े की मुर्गियों के अंडे थे। मैं अपने माता पिता को आलीशान सु परिवार की विला में ले गया, ठीक उसी वक्त जब स्वान वान की माँ बाहर निकल रही थी। अरे वाह, देखो कौन आया, स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। टेबल पर मिसेस सु एक मजाकिया और आधी अधूरी मुस्कान के साथ बोली, शायू पिछले 2 सालों में तुम हमारी छत के नीचे रहते हुए किसी भी वास्तविक पेशेवर कौशल को छोड़ दो तो तुमने हाई एंड वेस्टर्न एटिकेट के हुनर में जरूर महारत हासिल कर ली है। अगर कभी तुम असली नौकरी ढूंढने का फैसला करो तो किसी वेस्टर्न बिस्ट्रो में हेड वेटर का काम तुम पर बिल्कुल फबेगा। मांस काटते वक्त मेरे हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं लड़खड़ाए और मैंने उनकी आवाज में छुपे साफ अपमान को नजरअंदाज कर दिया। आंटी, आप मजाक कर रही हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री असल में आर्किटेक्चरल डिजाइन में है। शियाओ यू, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुमने ये पिछले 2 साल वान के आसपास मंडराते हुए बिताए हैं। तुम्हारी पेशेवर विशेषज्ञता अब तक बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। आज के इस तेज रफ्तार समाज में इंडस्ट्री से 2 साल बाहर रहना तुम्हें एक बेकार का अवशेष बना देता है। इसके अलावा जैसे ही वान की टांगें ठीक होंगी वो बिना किसी शक के ट्रुप की प्राइमा बैलरीना के रूप में वापसी करेगी। वो कुलीन कलाकारों और निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाएगी। अगर तुम अपने दिन रसोई के चूल्हे से जंजीर से बंधे बिताओगे और तुम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो तुम ऐसी शादी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो टिक पाएगी। उस वक्त मिसेस सू की ये चुभती बातें सुनकर मेरी माँ अपनी हद पार कर गई। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक्स पटक दी। मिसेस सू शियाओयू भले ही कोई विश्वस्तरीय जीनियस ना हो, लेकिन उसने पिछले 2 सालों से अपना पूरा दिल और जान वान के लिए झोंक दिया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसकी टांगें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। फिर भी वो हर रोज आधी रात को उठकर उसकी मसाज करता है और चाहे बारिश हो या धूप उसे रिहैब के लिए ले जाता है। माँ, थोड़ा पानी पी लीजिए। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? देखभाल करना देखभाल है और प्यार पूरी तरह से अलग मामला है। हमारे सू परिवार ने शियाओ यू के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है ना। पिछले 2 सालों से उसके रहने और खाने का पूरा खर्च हमने उठाया है और मैंने तो उसे हर महीने 5,000 युआन भी ट्रांसफर किए हैं। ठीक उतना ही जितना एक हाई एंड घर में रहने वाली नर्स का खर्च होता है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक उचित लेन देन है। तो ऐसा बर्ताव मत करो जैसे सू परिवार पर तुम्हारा एहसान का कोई बड़ा बोझ हो। नर्स शब्द सुनकर मेरे पिता की आंखें सदमे में फैल गईं और उनका चेहरा बढ़ते गुस्से से साफ तौर पर लाल हो गया। तो हमारा शियाओ आपकी नजरों में बस एक मामूली नर्स है। मिसेस सू ने एक बेपरवाह और खारिज करने वाला कंधा झटका दिया। और क्या तुम्हें सच में लगता था कि वो हमारा दामाद है? ठीक उसी वक्त जब तनाव अपने चरम पर पहुंचने वाला था, सुआन वान अपनी व्हीलचेयर पर आ पहुंची। माँ, ये सब चिल्लाने की आवाज किस बात की है? मुझे तो ऊपर तक ये शोर सुनाई दे रहा था। वान अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए बोली और उसकी नजरें ठंडेपन से मेरे माता पिता पर पड़ी और उसकी आंखों में साफ झल्लाहट झलक रही थी। वान, तुम आखिरकार नीचे आ गई आओ और देखो ये चीजें शियाओ यू के पेरेंट्स लेकर आए हैं। रुको, तुम्हारे पेरेंट्स उसके लिए फिर से क्या लाए हैं? उसने कोने में रखे 2 बुने हुए थैलों की तरफ इशारा किया। थैले थोड़े से खुले हुए थे जिससे कुछ आलू दिख रहे थे जिन पर अभी भी ताजी मिट्टी लगी हुई थी। सुआन ने घिन से अपनी नाक सिकोड़ ली और बेसाख्ता अपना हाथ हवा में झलते हुए बोली, ओ ये इतनी बदबू क्यों आ रही है? माँ, क्या आप वेंटिलेशन सिस्टम चालू करना भूल गई? ये सुनकर मेरी माँ के चेहरे पर जमी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने घबराहट में अपने हाथ आपस में रगड़े और हकलाते हुए बोली, वान, ये मेरे अपने बगीचे के ऑर्गेनिक आलू हैं, बिल्कुल भी कीटनाशक नहीं इस्तेमाल किया, ये बहुत ही सेहतमंद है। थैंक्स आंटी चू, मुझे वापस मेरे कमरे में ले चलो, मुझे दोपहर की झपकी लेनी है, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, मेरा सिर फट रहा है। ये शब्द बहुत ज्यादा शोर है जैसे 2 नुकीली सुइयां थीं जो सीधे मेरे माता पिता के दिल में चुभ गईं। वो इतनी दूर से यहाँ तक पहुंचने के लिए सफर करके आए थे, फिर भी इससे पहले कि वो गर्म खाना भी खत्म कर पाते उन्हें एक परेशानी समझकर खारिज कर दिया गया। मैं एक पल के लिए खामोशी में जड़वत खड़ा रहा और सुआन को गौर से देखता रहा। उस तूफानी रात 2 साल पहले उसने एक बार मेरा हाथ पकड़कर सिसकते हुए कहा था, प्लीज मुझे छोड़ मत जाना। लेकिन अब वो यादें इतनी धुंधली और फीकी लग रही थी जैसे किसी दूसरी सदी का कोई अवशेष हो। मैंने व्हील चेयर पर बैठी सुआन को नीचे देखा। मेरी आवाज में एक साफ तनाव था। वान, मेरे पेरेंट्स अभी अभी दरवाजे से अंदर आए हैं। उस पल सुआन ने मुझे पूरी बेबसी से घूरा और साफ तौर पर हैरान थी कि उसकी कभी हुक्म मानने वाली परछाई की आज जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन मैं सच में बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या मेरे खैर जो भी हो, क्या मेरी जरूरतें हमेशा पहले नहीं आनी चाहिए? नर्स शब्द लगभग सुआन के होंठों से निकलने ही वाला था, लेकिन उसने आखिरी सेकंड में उसे निकल लिया। मैंने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी और अपने माता पिता की तरफ एक दर्द भरी और माफीनामा मुस्कान दिखाई। पापा मम्मी, मैं वान को पहले ऊपर ले जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग आराम से खाना खत्म कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको नदी के किनारे सैर कराने ले चलूंगा। बिना एक और शब्द कहे मैं सुआन को वहां से ले गया। ठीक जिस वक्त हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मैंने पीछे मुड़कर एक नजर डाली और देखा मेरी माँ चुपके से अपनी आस्तीन से आंसू पोंछ रही थी, जबकि मेरे पिता सिर झुकाए चुपचाप बैठे हुए थे और एक ब्रेड का टुकड़ा चबा रहे थे जो कब का ठंडा हो चुका था। कमरे के अंदर सुआन की शिकायतें लगातार जारी थी। तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ सकते हैं? अगर मेरे किसी दोस्त ने उन्हें देख लिया होता तो बहुत शर्मिंदगी होती। और वो भद्दे बुने हुए थैले, वो गंदे हैं, नौकरानी से कहो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दे। वान, मैंने अचानक उसे टोका। अब क्या है? मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वो बुना हुआ थैला मेरी माँ ने एक एक धागा जोड़कर अपने हाथ से सिला था
और उसके अंदर जो आलू हैं वो मेरे पिता ने खास तौर पर तुम्हारी सेहत के लिए बिना किसी कीटनाशक के उगाए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं तो बस कह रही हूँ कि वो गंदे हैं, है ना। तुम इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? सच कहूं तो तुम इतने स्लो बर्न हो कि तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल बेमतलब का होता है। मैंने एक और शब्द नहीं कहा क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि कुछ कीमती चीज पहले ही टूट चुकी है और आज मेरे माता पिता की उन झुकी हुई सिकुड़ती परछाइयों को देखना वो आखिरी तिनका बन गया जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी, वो आखिरी झटका जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं वापस नीचे गया और जब मेरे माता पिता ने अपना खाना खत्म कर लिया तो मैं उन्हें नदी के किनारे एक उदास सैर पर ले गया, लेकिन हम तीनों एक भारी खामोशी में डूबे रहे। वक्त ऐसे बीता जैसे पानी हो और रात होने तक मैं अपने माता पिता को विदा करने के बाद हमेशा की तरह सुआन के कमरे में उसकी रूटीन फिजिकल थेरेपी और मसाज की तैयारी करने लगा। कमरे के अंदर मैंने सुआन की पिंडलियों को दबाना शुरू किया जबकि वो बिस्तर पर पसरी हुई बेमन से छोटे छोटे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और बीच बीच में हल्की फुल्की हंसी निकाल रही थी। मैं जुसानली एक्यूपंक्चर पॉइंट तक पहुंचा और काफी ज्यादा जोर से दबाव डाला। क्या तुम्हें यहाँ कोई दर्द महसूस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हे भगवान, ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा मजेदार है, सुआन ने पूरी बेरुखी से जवाब दिया और उसकी आंखें एक पल के लिए भी चमकती स्क्रीन से नहीं हटी। मैं चुप रहा और अपने हाथ नीचे उसके टखने के पास जी पॉइंट तक ले गया। 2 साल पहले यहाँ की मांसपेशियां पूरी तरह से धंस चुकी थीं और इस हद तक सूख गई थीं कि हड्डी के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन अब मेरी 2 साल की दर्दनाक देखभाल के बाद इसने आखिरकार अपनी प्राकृतिक गोलाई वापस पा ली थी और उसकी त्वचा फिर से मजबूत और कोमल हो गई थी। तभी अचानक मेरी उंगलियों ने एक हलचल महसूस की, एक बेहद मामूली और सूक्ष्म सी कंपन। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने की वो साफ प्रतिक्रिया थी जिसमें कोई शक नहीं था। मेरे हाथ तुरंत जड़ हो गए और मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर जोर से टकराने लगा। वान वान, मेरी आवाज कच्ची भावना से कांप रही थी। क्या तुमने अभी हरकत की? सुआन वान का अंगूठा स्क्रॉल करते करते बीच में ही रुक गया। उसने अपना फोन बंद किया और एक अचंभित भाव से पीछे मुड़ी। क्या मेरा पैर? मैंने उसके बाएं पैर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और मेरी नजरें एक डरावनी तीव्रता से जल रही थी। अपने अंगूठे को हिलाने की कोशिश करो, जितना जोर लगा सकती हो लगाओ। सुआन वान ने मेरे चेहरे को देखा जो कि पूरी तरह एड्रेनालाइन से गहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखों में अचानक एक चिंगारी सी चमकी। वो एक लंबे और सांसें थाम देने वाले पल तक हिचकिचाती रही, इससे पहले कि वो प्रयोग के तौर पर अपनी भौहें सिकोड़ती और ध्यान केंद्रित करती। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ, हालांकि ये बेहद मामूली था। वो अंगूठा जो 2 साल से निष्क्रिय पड़ा था, उसने सच में एक धीमी और सोची समझी हरकत की। उस पल मेरी आंखों में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। 4 साल की दबी हुई शिकायतें, हड्डियों तक की थकान और बरसों का खामोश सहन आखिरकार इस एक ही दिल की धड़कन में अपना रास्ता ढूंढ निकला। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और 4 साल में पहली बार मेरे चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। तुमने कर दिखाया, तुम्हारी नर्वेज सच में फिर से बढ़ रही है। ये कोई मामूली मेडिकल चमत्कार नहीं था, मेरे लिए एक वादे के पूरा होने की आखिरी उल्टी गिनती थी। जैसे ही मेरी टांगें ठीक होंगी हम तुरंत शादी कर लेंगे। वो कसम मेरे दिमाग के हर कोने में लगातार गूंज रही थी। हालांकि सुआन वान की प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। वहां ना तो खुशी का कोई विस्फोट था, ना ही खुशी की कोई चुभती चीख और ना ही राहत का एक भी आंसू। उसने बस खाली नजरों से खुद को उस एक अंगूठे को देखा जिसने हरकत की थी और उसका रंग पलक झपकते ही मौत की तरह पीला पड़ गया। फिर उसकी आंखों में जज्बात का एक बेहद उलझा हुआ तूफान घूम गया। वहां साफ घबराहट थी, हिचकिचाहट थी और यहाँ तक कि विरोध की एक झलक भी थी। ये हिल गया, अब तो सर्जरी के सफल होने की गारंटी है। डॉक्टर हमेशा कहते थे कि अगर पेरिफेरल नर्वेज रिस्पॉन्ड करती हैं तो सफलता की दर 90% तक पहुंच जाती है। वान, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे तब वादा किया था कि जैसे ही तुम चल पाओगी? हम उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और उसकी नजरें बुरी तरह इधर उधर भागने लगी और एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों से नहीं मिल पा रही थी। शायद ये बस कोई ऐंठन थी। ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? इसका इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। अगर बाद में सर्जरी फेल हो गई तो क्या मैं और भी ज्यादा टूट नहीं जाऊंगी? लेकिन बहुत हो चुका, अब और नहीं। सुआन ने झल्लाहट में अपने बालों में उंगलियां फिराई और वापस अपना फोन थाम लिया। मैं थक गई हूँ, मसाज यहीं खत्म करते हैं, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिस्तर पर लेटी सुआन की ठंडी और अलग थलग प्रोफाइल को देखता रहा। खुशी की वो चिंगारी जो अभी अभी हवा में जली थी वो एक ठंडे अंधेरे ने तुरंत बुझा दी। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। उस एक पल में सुआन की आंखों में जो भाव था वो किसी उम्मीद को देखने वाले का भाव नहीं था। वो किसी कर्जदार का भाव था जो अचानक अपने वसूलने वाले को देख रहा हो। एक ऐसा भाव जिसमें दरवाजे पर वसूली करने वाले के आने का डर हो। वो हमारे किए उस वादे से डर रही थी। मैं मुड़ा और उसका कमरा छोड़कर बाहर निकल गया, बस चंद शब्द कहते हुए, ठीक है तो आराम कर लो। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा मेरी पीठ अभी भी मुड़ी हुई थी। मैंने उससे धीमी फुसफुसाहट में पूछा, वान अगर सर्जरी सफल हो जाती है तो तुम जश्न मनाने के लिए कहाँ जाना चाहोगी? मेरे पीछे एक भारी खामोशी एक अनंत काल तक छाई रही, जब तक कि आखिरकार वो बुदबुदाई बाद में बात करेंगे। वैसे भी मेरे सारे दोस्त वहां जश्न मनाने के लिए होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वहां हो या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वहां हो या नहीं। ये शब्द सुनकर मैंने कड़वी और रूखी हंसी निकाली। मैं हंसा, लेकिन उस हंसी में उस इंसान का वजन था जिसने आखिरकार अपरिहार्य अंत को स्वीकार कर लिया हो। दरवाजा बंद करके मैं सुआन के कमरे को पीछे छोड़ आया। ठीक जिस वक्त दरवाजा बंद हुआ मैंने अंदर से एक आवाज सुनी, सुआन के किसी को फोन मिलाने की आवाज। उसकी आवाज तुरंत एक मीठे और चुलबुले अंदाज में बदल गई। हेबे, मुझे लगता है मैं लगभग ठीक हो गई हूँ। समय पंख लगाकर उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। सुआन की सर्जरी जबरदस्त सफल रही। सुपरिवार के वारिस के फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का जश्न मनाने के लिए मिसेस सू ने जांगकिंग का सबसे एलिट प्राइवेट क्लब बुक किया और उस शाम के गाला के लिए सबसे बड़ी खुली छत पर कब्जा कर लिया। मेहमानों का एक लगातार सैलाब सुआन को बधाई देने आ रहा था। इस बीच में एक कोने वाले बूथ में छुपा हुआ था। ओह देखो, अगर ये चू नहीं है हमारी मशहूर आया। ये चेन शू था, इस एलिट सोशल सर्कल का लीडर। तुम यहाँ क्यों छुपे हो? वान उधर सितारों के बीच किसी देवी की तरह पूजी जा रही है, क्या तुम टोस्ट नहीं करोगे? आखिरकार तुम्हारी लगातार सेवा के बिना वो कभी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती।
चेंशू ने जानबूझकर सेवा शब्द पर जोर दिया और उसकी आंखों में एक संरक्षण देने वाली और चुलबुली शरारत चमक रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मेरी नजरें दूर खड़ी सुआन वान पर टिकी हुई थी। वो इस वक्त एक युवा एलिट निवेश बैंकर के साथ जिंदादिल बातचीत में मशगूल थी और उस आदमी का हाथ उसकी कमर पर हल्के से रखा हुआ था और उसने उसे हटाया भी नहीं। मैंने आखिरकार चेंशू की तरफ रुख किया। मैं शराब नहीं पीता। चेंशू ने एक मजाकिया हंसी निकाली। इतना रहस्यमयी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो चुयू, मैं असल में तुम्हारी इज्जत करता हूं। 4 लंबे साल गंदगी साफ करते और बेइज्जती सहते हुए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का भाग गया होता। क्या ये सच में शुद्ध प्यार तुम्हें चला रहा है, या फिर तुम बस सुपरिवार के जूठन के लिए इतने बेताब हो? मैंने चेंशू की आंखों में देखा। मेरी नजरें एक ठहरे हुए तालाब की तरह ठंडी और स्थिर थी। चेंशू, अगर तुम्हें कोई सर्कस का तमाशा देखना है तो स्टेज ठीक उधर है। मेरी इस बेजान निगाहों ने साफ तौर पर उसे हिला दिया और उसकी त्वचा पर बेचैनी की सिहरन दौड़ा दी। जैसे ही वो पलटकर जवाब देने वाला था तभी अचानक पूरे कमरे में स्पॉटलाइट जल उठी। सबका ध्यान दीजिए। क्या मैं एक पल के लिए आप सबका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं? आज मैं अपनी माँ और अपने लीड सर्जन जीनियस प्रोफेसर ली का बहुत बड़ा आभारी हूं। अरे वान डॉक्टरों के अलावा क्या तुम आसानी से किसी और को थैंक्स कहना नहीं भूल रही हो? उस आदमी का क्या जिसने दिन रात तुम्हारे बिस्तर के पास पहरा दिया? चेंशू अचानक खड़ा हो गया और बुरी नीयत से चिल्लाने लगा। पलक झपकते ही कमरे में मौजूद हरेक की नजरें किसी सर्च लाइट की तरह घूमी और परछाइयों को चीरती हुई मुझे उस कोने में ढूंढ निकाला। सुआन वान जड़ हो गई। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे मुझ पर आ टिकी। एक पल के लिए उसकी वो चमकदार मुस्कान पत्थर की मूरत बन गई। मैं उस नजर को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये नजर बचने और डर की थी। वो शादी के वादे से डर रही थी जो उसके ठीक होने से जुड़ा था। इस बात से डर रही थी कि इस ग्लैमरस हाई सोसाइटी सर्कल में उसे यह मानना पड़ेगा कि उसका मंगेतर एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई औकात नहीं है, एक ऐसा आदमी जो किसी परछाई की तरह मामूली और अदृश्य है। स्टेज पर खड़ी सुआन ने एक गहरी और कांपती सांस ली। उसने जबरदस्ती वो चमकदार नकाब फिर से अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। बेशक मुझे अपना आभार जताना है। चुयू, यहां ऊपर आओ। मैं खड़ा हुआ और कदम दर कदम स्टेज की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ मैं भीड़ के उस दबाव को महसूस कर सकता था जो मुझ पर आंक रहा था। वो जहरीली फुसफुसाहटें मेरे कानों में मक्खियों के झुंड की तरह भिनभिना रही थी। वो तो बिल्कुल बेचारा सा लग रहा है। मैं स्टेज पर चढ़ा और सुआन वान के बगल में जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी। एक ऐसी हरकत जो दर्शकों को करीबी लग रही थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां कितनी सख्ती से अकड़ी हुई थी। आप में से कुछ लोग शायद उसे ना पहचाने। ये है चुयू। ये वो इंसान है जिसके साथ मैं पली बड़ी हूं, मेरा छोटा भाई। माइक्रोफोन की ठंडी गूंज में ये 2 शब्द और भी तीखे होकर पूरी छत पर बड़ी सफाई से गूंज गए। भीड़ में से चेंशू ने एक तीखी मजाकिया सीटी बजाई और मुझे लगा था कि वो तुम्हारा जीता जागता दूल्हा है। पूरा हॉल एक जोरदार और बेरहम हंसी की लहर में डूब गया। मेरा शरीर एक छोटे से पल के लिए अस्थिर होकर लड़खड़ा गया। मुझे सच में यकीन था कि आज की रात उसकी कसम के पूरा होने की रात होगी, लेकिन यह सब एक मृग तृष्णा थी, टूटी हुई छलनी में पानी डालना। मैं आगे झुका और आखिरी बार हालात का जायजा लिया। क्या तुम्हें उनसे और कुछ नहीं कहना है? अपनी तरफ अभी तमाशा मत बनाओ। सब हमें देख रहे हैं। जरा इज्जत से पेश आओ। ये जो भी है हम घर जाकर बात कर सकते हैं। घर वापस? किस पिंजरे में वापस? उस कमरे में वापस जहां मैं तुम्हारा बस एक हुक्म मानने वाली नर्स हूं। क्या तुम्हें ऐसे वक्त पर मेरा मूड खराब करना ही है? सुआन, आखिरकार मैं समझ गया कि मेरी असल जगह क्या है। लगता है तुम्हारी नजरों में मैं बस एक ऐसा केयरटेकर हूं जिसे कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम कर क्या रहे हो? तू अभी बेवजह का ड्रामा मत करो। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, तो जहां कोई परेशानी नहीं है वहां ढूंढना बंद करो। परेशानी ढूंढ रहा हूं। ये कितना कमाल है कि तुम्हारे वादे एक पर से भी हल्के हैं। क्या मैं अकेला था जिसने कभी हमें गंभीरता से लिया? अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। चुयू, तुम क्या बोल रहे हो? चलो बस घर चलकर ये सब बात करते हैं, है ना? अब भी सुआन वान अपनी अनजान बनने की नकाबपोशी करती रही। उसके पाखंड से घृणा करते हुए मैं मुड़ा और स्टेज से उतरकर उस घिनौने जश्न के अड्डे को पीछे छोड़ता चला गया। सुआन वान मेरी पीठ को दूर जाते देख रही थी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी हमेशा हुक्म मानने वाली परछाई उसे इस तरह कोने में धकेल देगी या कभी उससे इस तरह की बगावत करने की हिम्मत करेगी। माहौल को बिगड़ता देख चेंशू ने भीड़ के लिए हालात संभालने की कोशिश की। ओ भाई, चुयू ने अभी मुझे बताया कि उसे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। वो बस भागने से पहले अपना चेहरा दिखाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी है। इसकी चिंता मत करो, आप लोग पार्टी का मजा लीजिए। मैं चलता रहा जब तक नदी तक नहीं पहुंच गया। मुझे हड्डियों तक की थकान महसूस हो रही थी और साथ ही वहां एक खालीपन था जहां कभी हजारों पाउंड का बोझ हुआ करता था। आखिरकार ये खत्म हुआ। ये 4 साल लंबा विचारगी भरा तमाशा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है। ठीक तभी मेरा फोन मेरे हाथ में बज उठा। ये सुआन वान की पत्थर दिल माँ का मैसेज था। शियाओ, ये पार्टी आज रात काफी देर तक चलेगी। तुम पहले घर वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने चमकती स्क्रीन को देखा और मेरे होठों पर एक तीखी और मजाकिया मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही, मुझे भी खुद बहुत कुछ कहना है। रात के अंधेरे में मैं सुपरिवार के विला में वापस आ गया। बाहर बारिश फिर से खिड़कियों से टकराने लगी थी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर अकेला बैठा था और अपनी पूरी जिंदगी पहले ही अपने सामान में समेट चुका था। एक अकेला फटा हुआ 20 इंच का काला सूटकेस, वही जो मैंने तब खरीदा था जब यूनिवर्सिटी शुरू की थी। 6 साल के लगातार इस्तेमाल के बाद इसके पहिए जाम हो चुके थे और मुश्किल से चलते थे। अंदर बस कपड़ों के कुछ जोड़े और मेरा पुराना और घिसा हुआ लैपटॉप था। इन चीजों के अलावा मैंने इस खोखली आलीशान हवेली से बिल्कुल कुछ नहीं लिया। फिंगरप्रिंट लॉक की आवाज हॉल में गूंजी।
मिसेस सु अंदर चली और पूरी तरह से बेहोश सुआन को सहारा देकर लाई। सुआन वान एक आदमी की डिजाइनर जैकेट में लिपटी हुई थी और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जाओ और कुछ हैंगओवर सूप बनाओ। मिसेस सु ने उसे नौकरानी वांग मा के हवाले कर दिया। सुआन वान की आंखें धुंधली और बेफोकस थी। लिविंग रूम से गुजरते हुए लड़खड़ाती हुई उसने मुझे वहां बैठे देख लिया। तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। अपने नशे के धुंध में भी उसने सहज रूप से मुझे एक नौकर की तरह हुक्म दे दिया। मैं सोफे पर हिले बिना बैठा रहा और उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी इस पूरी तरह से अनदेखी को देखकर सुआन वान अपनी जगह पर ठिठक गई। पहली बार मेरी इस साफ बगावत को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शराब की वजह से उसका दिमाग सुन था तो उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने वांग माँ को उसे ऊपर ले जाने दिया। अब लिविंग रूम में सिर्फ मिसेस सु और मैं रह गए थे। मिसेस सु मेरी तरफ बढ़ी और मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। उनकी नजरें मेरे काले सूटकेस पर पड़ी। उनके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन वो जल्दी ही अपने सामान्य अहंकार में बदल गई। पैक कर लिया शियाओ युवान वान माना कि आज रात हद से गुजर गई थी, लेकिन इसे दिल पर मत लो। तुम जानते हो कि जवान लोग अपनी सोशल स्टेटस को लेकर कैसे होते हैं। फिर भी चूंकि चीजें इस मुकाम तक पहुंच ही गई हैं तो मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझूंगी। तो ये कार्ड ले लो, इसका पिन वान का बर्थडे है। मिसेस सु का लहजा वही संरक्षण देने वाला और ऊंचा दिखाने वाला था। मैंने कार्ड को देखा। इसकी काली और सुनहरी सतह क्रिस्टल झूमर की रोशनी में एक लुभावनी चमक बिखेर रही थी। तुम जानती हो कि वान का रुतबा अब पहले से अलग है। वो अपनी बड़ी वापसी कर रही है और उसे उसी हिसाब से एक सोशल सर्कल की जरूरत है। तुम एक अच्छे आदमी हो सच में, लेकिन तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुम और वान दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं से हो। तो ये है ब्रेकअप फीस। ऐसी भद्दी भाषा मत इस्तेमाल करो, इसे एक सराहना बोनस समझो। उन 4 सालों के लिए जो तुमने वान की सेवा में बिताए। तुम्हारी मेहनत अनदेखी नहीं रही। सु परिवार किसी का कर्जदार रहना पसंद नहीं करता। इसमें 5 लाख युआन है जो कि जॉन्किंग में डाउन पेमेंट के लिए काफी है। या फिर तुम घर लौटकर एक अच्छा सा विला बना सकते हो और कोई बीवी ढूंढकर सेटल हो जाना। 5 लाख युआन मेरी जवानी के 4 साल खरीदने के लिए, अनगिनत नींद हराम रातों को खरीदने के लिए और उस कसम को खरीदने के लिए कि टांगे ठीक होने पर शादी होगी। अगर मैंने अपने जवान और ज्यादा आदर्शवादी दिनों में इस मंजर का सामना किया होता तो मैंने इसे आत्मा को कुचलने वाला अपमान माना होता। शायद मैं खड़ा होता और कार्ड उनके चेहरे पर फेंक देता और चिल्लाता कि मेरा प्यार अनमोल है और फिर नए गुस्से में वहां से तूफान की तरह निकल जाता। लेकिन इस वक्त मैं अब वो भोला इंसान नहीं रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया। मिसेस सु की आंखों में साफ नफरत की झलक दिखी। उन्होंने शायद सोचा कि कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, चाहे कितना ही नेक दिखने का नाटक करें, आखिरकार ठंडे कैश के आगे झुकी जाते हैं। मैं धीरे से बोला और मेरी आवाज जज्बात से पूरी तरह खाली थी। 5 लाख युआन 4 साल की फुल टाइम नर्सिंग फीस का हिसाब लगाएं तो ये औसतन करीब 10,000 युआन प्रति महीना बनता है। हालांकि किसी टॉप टियर स्पेशलिस्ट की फीस से बहुत कम है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और वो ऐप खोला जिसमें मैंने पिछले 2 सालों का हर खर्च ट्रैक किया था। ये वो मेडिकल बिल है जो मैंने वान के लिए भरे थे, साथ ही उसके सप्लीमेंट्स का खर्च और इस घर का किराने का पैसा जो मैंने दिया। इसका कुल योग ठीक 64,520 युआन बनता है। बस ये सब 5 लाख में से कटा हुआ मान लीजिए। और सच कहूं तो बाकी बचे खुले पैसों की मुझे कोई परवाह नहीं है। उस पल मिसेस सु के चेहरे पर जमी नकली मुस्कान पूरी तरह से जम गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैंने इतनी बारीकी से हर चीज का हिसाब लगा रखा होगा। हिसाब चुकता करने का ये ठंडा और भावशून्य तरीका उन्हें किसी भी गुस्से वाली मना करने से ज्यादा असहज कर गया, क्योंकि ये अकाट्य सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने सच में हमारे पूरे इतिहास को महज एक व्यापारिक लेन देन में बदल दिया था। एक ऐसा सौदा जो अब पूरी तरह से चुकता हो चुका था। तो मिसेस सु का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन शब्द जैसे उनके गले में ही दम तोड़ गए। मैं आइटमाइज रसीद आपको वीचैट पर भेज दूंगा। मैंने कार्ड अपनी जेब में रखा और उसे अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब में सरका दिया। मेरी हरकतें सोची समझी और सावधान थी, क्योंकि ये मेरे लिए बस पैसों का ढेर नहीं था। ये मेरी बिल्कुल नई जिंदगी का बीज पूंजी था, वो हथियार जिससे मैं आखिरकार अपने अतीत से अपने रिश्ते को काट रहा था। मैं खड़ा हुआ और इस बेकार की बातचीत को खत्म कर दिया। मेरे पीछे मिसेस सु मेरी दूर जाती पीठ को घूर रही थी। सीयू एक बार ये पैसे ले लेने के बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं आता। भविष्य में मैं उसके लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिससे उसके काम की तनख्वाह मिली थी। बेफिक्र रहिए मिसेस सु, मेरे जैसे गरीब आदमी के अंदर किसी अजीब वजह से सबसे ज्यादा पेशेवर नैतिकता होती है। जैसे ही उन्होंने इस जवान आदमी के दृढ़ संकल्प से भरे जाने को देखा, उनके दिल में डर की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सच में कोई बेशकीमती चीज खो दी है, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं मिल सकता। सु विला से बाहर निकलते ही मुझे आजादी का एक अविश्वसनीय एहसास हुआ। वो बहुत बड़ा पत्थर जो बरसों से मेरी छाती को कुचल रहा था, इसी पल पीस कर धूल हो गया था। मैंने एक टैक्सी रोकी और नजदीकी होटल की तरफ चल पड़ा ताकि आखिरकार थोड़ी शांति पा सकूं। रात काफी हो चुकी थी और बाहर बारिश लगातार हो रही थी। मेरी नई जिंदगी ये कल से शुरू होगी। मैं पलक झपकते ही होटल पहुंच गया और एक कमरा लेकर जल्दी से नहाने के बाद मैं एक गहरी और सपनों रहित नींद में सो गया। अगली सुबह खिड़की से आती तेज धूप ने मुझे झटका देकर जगा दिया। आज सूरज बहुत तेज था। मैंने अपना फोन चेक किया तो दोपहर हो चुकी थी। वक्त आ गया था कि फ्रेश होकर नई शुरुआत की जाए। अपनी जिंदगी को थोड़ा संवारने के बाद मैंने आखिरकार होटल चेकआउट किया। मैं समुद्र किनारे पहुंचा और रेतीले तट पर एक कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। अभी मेरे पास बैंक में 5 लाख युआन है, तो रोजमर्रा का गुजारा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ इस कैश के भरोसे अपनी बाकी जिंदगी गुजारने की कोशिश करना आत्महत्या का रास्ता है। पैसा आखिरकार खत्म हो जाता है। फिर भी मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूँ इसके बारे में सच कहूँ तो मुझे अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला है। चलते चलते मेरे ख्याल गाँव में मेरे माता पिता की तरफ चले गए, तो मैंने अपना फोन उठाया और अपनी माँ का नंबर मिलाया। लाइन कनेक्ट हुई। हेलो बेटा। माँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आज मेरी लॉटरी लग गई, पूरे 5 लाख का जैकपॉट। मैं अभी आपको और पापा को 2 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ, इससे अपने लिए जो चाहो खरीद लो। अरे श्याओ, तेरे पिता और मेरे पास यहाँ सब कुछ है, वो पैसे अपने पास रख, हमारी चिंता मत करो। बकवास बंद करो, ट्रांसफर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पहुंच ही रहा है। आपने और पापा ने बहुत समय से नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे पता है कि घर में हमेशा मरम्मत की जरूरत रहती है, तो प्लीज मुझसे बहस मत करो। मुझे ग्रेजुएट हुए 4 साल हो गए और मैंने आज तक घर एक पैसा भी नहीं भेजा। ये 2 लाख युआन मेरा फर्ज है बेटे की हैसियत से।
बस इसे स्वीकार कर लो, मुझे अब जाना होगा, माँ मेरा फोन बंद होने वाला है। मैंने जल्दी से फोन काट दिया और मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलकर वो 2 लाख युआन अपने माता पिता के खाते में डाल दिए। तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ वो लड़का, मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी। मेरे पिता पास ही खड़े थे और उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। शियाओ यू, वो आखिरकार बड़ा हो गया है, वो जो भी करना चाहता है उसे अपना रास्ता खुद बनाने दो। मेरी माँ जो ठीक उनके बगल में खड़ी थी, वो मेरे पिता के शब्दों का गहरा मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उन्हें ब्यूरो की परवाह नहीं थी। वो बस इतना जानती थी कि उनके बेटे ने लॉटरी में पैसे जीते और उनका दिल खुशी से भरा आया था। आसमान धीरे धीरे ढलने लगा और सूर्यास्त ने समुद्र तट को एक बेहद खूबसूरत रंग में रंग दिया। मैं रेत पर बैठा था और अपनी हथेली पर रखी हीरे की अंगूठी को घूर रहा था। वो अंगूठी जिसे मैंने उस जश्न में सुआन वान को देने की योजना बनाई थी। मैंने इसे उससे छुपा कर रखा था और एक परफेक्ट सरप्राइज की योजना बनाई थी। हीरे की अंगूठी को निहारते हुए मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो इस लायक नहीं थी। उस रात के बाद से पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। इस दौरान मैं पूरे देश में घूमता रहा हूँ। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से मुझे कभी सच में सिर्फ अपने लिए जीने का मौका नहीं मिला। मेरी जवानी का बहुत बड़ा हिस्सा सुआन की जरूरतें पूरी करने में बीत गया। प्लेन में मैं अपने म्यूजिक में खो जाता हूँ और चुपचाप उस मंजिल का इंतजार करता हूँ जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। जबकि मैं वहाँ सू परिवार के विला में पहुंचता हूँ, सुआन मान इस वक्त सोफे पर बैठी बुरी तरह गुस्से से भरी हुई है, क्योंकि कुछ ही पल पहले उसने मेरा मोबाइल नंबर मिलाने की कोशिश की थी। नंबर डिस्कनेक्टेड का मैसेज सुनकर वो शुद्ध गुस्से से कांप रही है। अच्छा, बहुत अच्छा चुई, तुमने पैसे लिए और गायब हो गए ना? तो 50,000 प्यार के 4 साल खरीदने के लिए काफी थे। तुम सच में मुझे उल्टी करवा रहे हो चुई। अब देखते हैं कि तुम ये सख्त दिखने का नाटक कब तक कर सकते हो। मेरे अचानक चले जाने के बाद के हफ्ते में सुआन वान को ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। नई नर्स का खाना उसे फीका और बेस्वाद लगता है। यहाँ तक कि नहाने का पानी भी कभी ठंडा तो कभी खौलता हुआ आता है। नियंत्रण का ये खोना उसे बेहद निराश करता है। हर ख्वाहिश चांदी की थाली में सजी परोसी जाने की आदि वो कभी ये एहसास नहीं कर पाई कि उसकी जिंदगी की हर परफेक्ट डिटेल सिर्फ इसलिए मुमकिन थी क्योंकि कोई चुपचाप बलिदान दे रहा था। 3 महीने बाद मैंने अपना दिमाग साफ करने के लिए अनगिनत जगहों की सैर की है। मेरे दिल को आखिरकार अपनी खोई हुई शांति वापस मिल गई है। आज मैं एक शांत और आरामदायक कैफे में बैठा हूँ और अपने मौजूदा पेशेवर प्रोजेक्ट में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ। इन 3 बदलाव भरे महीनों के बाद मैं तरोताजा, तेज और नई जान से भरपूर दिख रहा हूँ। अब मुझसे एक शांत बौद्धिक आवाज झलकती है। वो दब्बो नीच दिखने वाली छवि जो मैं कभी रखता था गायब हो चुकी है और उसकी जगह एक ऐसी मौजूदगी है जो गर्म जोशी भरी है, फिर भी एक सुंदर दूरी बनाए रखती है। अभी मैं अपने टैबलेट पर एक जटिल आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्राफ्ट को बेहतर बना रहा हूँ। ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने हाल ही में हासिल किया है, एक हाई एंड स्वतंत्र बुक स्टोर का इंटीरियर डिजाइन। जब मैं अपने काम में डूबा हूँ, कैफे के प्रवेश द्वार की घंटी धीरे से बजती है। मैं कोट में लटे लूंगा, आधी चीनी बिना झाँक के। मुझे डर्टी चाहिए और आइस बनाना। एक डरावनी परिचित आवाज माहौल के शोर को चीरती हुई हवा में गूंजती है और सीधे मेरे कान के पर्दों में चुभ जाती है। मेरे स्टाइलस को पकड़ने वाला हाथ एक पल के लड़खड़ा गया, लेकिन मैंने अपना सिर उठाने से इनकार कर दिया। इन पिछले 3 महीनों के दौरान मैंने मानसिक रूप से इस अपरिहार्य मुलाकात का हजारों बार अभ्यास किया था, गुस्से, घबराहट या बचने के मंजरों का, लेकिन अब जब ये सच में हो रहा है तो मैं खुद को जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांत पाता हूँ। ये ऐसा है जैसे सड़क पर किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा हो। ये कान फोड़ू तो है, लेकिन आखिरकार मेरी जिंदगी के लिए बेमानी है। हालांकि मर्फी का कानून कभी चूकता नहीं है। अपनी कॉफी का इंतजार करते हुए उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी। चेन शू की नजरें बात जैसी तेज हैं। एक ही नजर में उसने खिड़की के पास बैठे उस खास साये को पहचान लिया। भले ही मैं अब बिल्कुल अलग इंसान दिखता हूँ, मेरी पीठ की वो खास बनावट कुछ ऐसी है जिसे चेन शू रात में भी पहचान लेगा। यो क्या ये चूयू नहीं है? सुआन वान अपनी लिपस्टिक लगाते लगाते बीच में रुक गई। उसने चेन शू की नजरों का पीछा करते हुए उस आदमी को देखा जो सुबह की गर्म धूप में नहाया हुआ था। उसका प्रोफाइल तीखा और निकला हुआ था, पलकें नीचे झुकी हुई थी। जब वो पूरी एकाग्रता से अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, वो अच्छा दिख रहा था, यहाँ तक कि जीवंत भी। असल में वो उन 2 सालों के मुकाबले 100 गुना बेहतर दिख रहा था जो उसने उसके साथ बिताए थे। वो दब्बो झुकी हुई मुद्रा गायब थी। एक नौकर की अति सतर्कता कहीं नहीं थी। मैं एक असली शहरी अपजाती की तरह लग रहा था और मुझसे एक चुंबकीय आकर्षण झलक रहा था जो उसे पूरी तरह से अजनबी लगा। जलन और गुस्से की एक तेज लहर तुरंत सुआन के दिमाग में उबल पड़ी। किस हक से? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा साथ छोड़ने के बाद इतना खुश रहने की? इस बीच उसने 3 महीनों में 5 नर्सें बदल डाली थी, नींद न आने और भयानक बेचैनी से परेशान थी, और अपने नए बॉय टॉय चेन शू के साथ होने पर अपनी बेचारगी को नकली मुस्कान के पीछे छुपाने पर मजबूर थी। ये सच में वही है। चेन शू हमेशा की तरह आग भड़काने वाला उसे कोहनी मारी। लगता वो बदमाश ज्यादा दूर तो नहीं भागा है ना? वो जरूर यहीं डेरा जमाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार ये तुम्हारे सबसे पसंदीदा कैफे में से एक है। चलो चलकर हेलो कहते हैं। वो दोनों मेरी टेबल की तरफ बढ़ने लगे। चेन शू मेरे ठीक सामने वाली कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और अपनी टांगें क्रॉस करके एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। वाह वाह, अगर ये महान डिजाइनर चू नहीं है, बहुत दिनों बाद दिखे। सुनने में आ रहा है कि तुमने बड़ी बाजी मारी है। ये कपड़े तो काफी अपग्रेड लग रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बोलो तो ये सब तुमने उस ब्रेकअप कैश से खरीदा है ना जो वान ने तुम्हें दिया था? मैंने चेन शू को किसी भी प्रतिक्रिया की संतुष्टि नहीं दी। मैंने सावधानी से अपनी डिजाइन फाइल सेव की, फिर अपना टैबलेट बंद किया और धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई। मेरी आंखों ने चेन शू को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और सीधे सुआन पर जा टिकी जो उसके पीछे अजीब तरह से खड़ी थी। मिस, तो काफी समय हो गया। तुमने खुद को अच्छी तरह छुपा रखा था। चूयू, अपना नंबर बदलना, घर छोड़ देना, गायब होने का नाटक करना, तो अब यहाँ मुझ पर घात लगाने का फैसला किया। तुम्हें पता था ना कि मैं हर बुधवार दोपहर यहाँ आती हूँ। काफी सोची समझी चाल है। मुझे उसका अहंकार सच में हंसी आने लायक लगा। ये कैफे मेरे स्टूडियो से बमुश्किल 500 मीटर दूर था। मैं हर दोपहर यही काम करता था। मैंने टेबल पर रखे ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा किया। तुम गलत हो। दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। बस करो चूयू चेन, शू ने एक घटिया मुस्कान के साथ बीच में टपकते हुए कहा। अगर तुम सच में उसे भूल चुके हो तो अभी भी सिंगल क्यों हो? ये मत बताना कि तुम अभी भी वान के दिल बदलने का इंतजार कर रहे हो। खबरदारी, खत्म हो चुका है। वान अब आधिकारिक तौर पर मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहते हुए चेन शू ने सुआन वान को मजबूती से कंधे से पकड़ा और मुझे एक उकसाने वाली नजर से घूरने लगा। सुआन वान ने उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि वो उसके आलिंगन में सिमट गई।
फिर भी उसकी नजरें मुझ पर जमी रही और मेरे चेहरे पर दर्द या जलन का हल्का सा भी निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पूरी निराशा हाथ लगी। मेरे चेहरे का भाव बिल्कुल शुद्ध राहत का था। मैं शांति से बोला, तो मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। तुम सच में एक दूसरे के लायक हो। इस बेपरवाह और बिना मेहनत के रवैये ने स्वान वान को पूरी तरह से हद से बाहर कर दिया। चू, इतना नेक बनने का नाटक बंद करो। तुमने मेरे पैसे ले मेरा नंबर ब्लॉक किया और माफी के एक शब्द के बिना गायब हो गया। क्या तुम्हारा एक सच्चे रिश्ते को अंजाम देने का तरीका है? मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम वो हो जिसने मेरी जिंदगी को अफरा तफरी का अड्डा बना दिया। जब से तुम गए उन नर्सों को संभालना नामुमकिन हो गया है। अब कोई भी मेरे मानकों पर पूरा नहीं उतर सकता। तुमने जानबूझकर वांग माँ को देखभाल की जानकारी नहीं दी, बस मुझे तड़पता देखने के लिए ना। जो तुम सच में बहुत स्वार्थी हो। मिस सु, पहली बात तो मुझे मेरी सेवा का भुगतान मिल चुका है, हमारे हिसाब बराबर है। दूसरी बात, वो 5 लाख युआन मेरी मेहनत की कमाई थी, कोई दान नहीं। और आखिरी बात, अगर तुम्हें लगता है कोई भी सेवा तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, या अगर तुम्हें अतिरिक्त संक्रमणकालीन सलाह की जरूरत है, मैं प्रति घंटे की दर से उपलब्ध हूँ। मेरी सलाह फीस 500 युआन प्रति घंटा है। अगर तुम भुगतान करने को तैयार नहीं हो तो फिर एक तरफ हटो, मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने सामने खड़ी इस पागल औरत को देखा और मेरे अंदर अचानक दया की एक लहर उठी। ये वही औरत थी जिसे मैंने 1 दशक से ज्यादा प्यार किया और 2 कठिन सालों तक उसकी रक्षा की। उसकी विकृत सोच में मेरा जाना एक ना माफ होने वाला पाप है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी सुविधा अपने साथ ले गया। जैसे मैंने अपनी बात खत्म की, कमरे में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि चेन शू भी दंग रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और एक भी शब्द नहीं निकाल पा रहा था। क्या ये सच में वही चूयू था जिसने हर अपमान सहा था? वो तो एक ठंडे दिल का कातिल बन चुका था। सुआन वान भुगतान के क्यूआर कोड को घूर रही थी और उसका चेहरा नीला और पीला पड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बेचारा मस्खरा हो जो तमाशा कर रहा हो और उसे सरेआम थप्पड़ मारा गया हो। वो क्यूआर कोड एक बहुत बड़ा मजाकिया निशान था जो उस प्यार पर हंस रहा था जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। तुम कमीने। सुआन वान ने अपना हाथ उठाया और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले करती थी, लेकिन इस बार मैंने उसकी कलाई हवा में ही पकड़ ली। सुआन वान, भूलना मत, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और मेरी आवाज का सुर एक सब तक नीचे चला गया। मैं अब ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और ना ही तुम्हारा केयरटेकर। मैं एक अजनबी हूं और एक अजनबी का तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त करने का कोई फर्ज नहीं बनता। मैंने ठंडेपन से उसका हाथ झटक दिया। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाई और लगभग अपना संतुलन खो बैठी, इससे पहले कि चेन शू से संभाल पाता। मैंने अपना टैबलेट उठाया और उनके पास से गुजरते हुए मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना कैफे से बाहर निकल गया। सुआन वान वहां पूरी तरह से पंगु होकर खड़ी रह गई और मेरी दूर जाती परछाई को भीड़ में गायब होते देखती रही। उसका हाथ अभी भी बेकाबू होकर कांप रहा था। सड़क पर स्टूडियो की तरफ वापस जाते हुए मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे निकालकर चेक किया तो एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन मिला। प्रोफाइल तस्वीर में एक लड़की डाइविंग सूट में थी और उसकी मुस्कान दोपहर की धूप की तरह चमकदार थी। रात हो गई और जांगचुंग की सर्दी हड्डियों को चीर देने वाली गीली ठंडक लेकर आई। सुआन वान अपनी कार के अंदर दुबकी बैठी थी और हीटर को पूरी तरह से चला रखा था। गर्मी के बावजूद उसके घुटनों के अंदर गहराई में एक सुस्त दर्द धड़क रहा था। हालांकि उसकी नर्वेज तकनीकी रूप से ठीक हो चुकी थी, लेकिन जब भी बारिश का मौसम आता वो भयानक रेंगने वाली सिहरन जैसे चींटियां उसे खा रही हो बेरहमी से सताने के लिए लौट आती थी। उसने झल्लाकर आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर पर चिल्लाई, क्या हम अभी तक पहुंचे? लगभग मिस, आगे ट्रैफिक थोड़ा खराब है। ड्राइवर ने अंडे के छिलकों पर चलते हुए जवाब दिया। आज की रात उस कुख्यात एलिट वारिस यंग मास्टर ली का जन्मदिन था। उसने जांगचुंग का सबसे भड़कीला लाउंज बुक कर रखा था। चेन शू, जो कि ली का सबसे करीबी दोस्त था, वहां घंटों से इंतजार कर रहा था। उसने उसे याद दिलाते हुए मैसेज की बौछार कर दी थी और जोर देकर कहा था कि वो अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर आए ताकि उसकी इज्जत बढ़ सके। सुआन वान ने अपने दर्द करते पैरों की तरफ देखा जो उसकी चमचमाती सिल्वर फ्रिंज ड्रेस को पूरा कर रहे थे। उसने 10 सेंटीमीटर की रेड बॉटम स्टिलेटो हील्स पहन रखी थी। उसके टखनों की त्वचा पहले ही छिल चुकी थी और बैंड हेड के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन इससे उसके घुटनों पर पड़ रहे क्रशिंग प्रेशर में कोई राहत नहीं मिली। अपनी ऊंची हील्स को घूरते हुए सुआन अनजाने में ख्याल में खो गई। अगर चूयू यहाँ होता तो वो भौहें सिकोड़ता और उन जूतों को छुपा देता और उसे जबरदस्ती कोई भद्दे आरामदायक फ्लेट जूते पहनाता और उसे लगातार टोकता। क्या खूबसूरती तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी है? वो इसे बेकार की रोक टोक या कंट्रोल करना समझती थी। अब उसके जोड़ों में तेज चुभन ने उसे एहसास कराया कि ये शायद असल में जिंदा रहने की जरूरत थी। कार नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर रुकी। सुआन वान ने एक तेज और स्थिर सांस ली, अपने चेहरे पर सबसे बेदाग मुस्कान चिपकाई और बाहर निकल आई। कैमरों की चमक ने तुरंत उसे घेर लिया। इस हाई सोसाइटी के शार्क टैंक में वो चर्चा की निर्विवाद रानी थी। जीवित चिकित्सा चमत्कार जो अभी अभी ठीक हुई थी और चेन शू की ट्रॉफी नई गर्लफ्रेंड। अंदर प्राइवेट लाउंज में बहरे कर देने वाला बास उसकी छाती से टकरा रहा था। हवा महंगी शैंपेन सिगार के धुएं और भारी फेरोमोन्स का गाढ़ा कॉकटेल थी। वाह, लीजेंड आ गई। चेन शू कमरे के बीच में आराम से बैठा था और उसकी एक बाह एक मॉडल के कंधों पर थी। केवल तभी उसने आलस से अपना हाथ हटाया जब उसने सुआन वान को अंदर आते देखा। वान वान, इधर आओ, यहाँ बैठो। सुआन वान ने अपने घुटनों की धड़कन को सहते हुए लंगड़ाते हुए अपनी सीट ली। चेन शू ने बर्फ से भरा विस्की का गिलास उसकी तरफ सरका दिया। तुम लेट आई हो तो ये पेनल्टी ड्रिंक है। मैं कुछ ठंडा नहीं ले सकती, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। हंसी आप सुन रहे हैं? हमारी प्यारी मिस सू कितनी नाजुक है, उनकी टांगें दर्द कर रही हैं। ठीक है, उसे कुछ गर्म ला कर दो। वेटर, थोड़ा गर्म पानी लाओ। चेन शू का लहजा किसी नखरे करते बच्चे को चुप कराने जैसा था और उसमें एक नकली और सतही प्यार झलक रहा था जो ज्यादातर ये दिखाने के लिए था कि वो उसके लिए कितना सहनशील है। तभी अचानक लाउंज का दरवाजा जोर से खुला और सबसे शोर मचाने वाली भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं कमरे के अंदर चिकने काले यूटिलिटी गियर पहने हुआ था और मेरे सीने पर एक पेशेवर पहचान पत्र लटक रहा था। मैं आज यहाँ नाइट लाइफ के लिए नहीं था, मैं यहाँ एक हाई स्टेक्स डिजाइन कमीशन पर था। मेरे पीछे कई स्टाफ सदस्य चल रहे थे जो मापने वाले टेप और लेजर रेंज फाइंडर लिए हुए थे। सबको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं फेज 2 रिनोवेशन प्रोजेक्ट का लीड डिजाइनर हूँ। मुझे इस लाउंज के लोड बेयरिंग पॉइंट्स का एक स्ट्रक्चरल डेटा ऑडिट करना है। बस 5 मिनट लगेंगे। ओह, अगर ये चूयू नहीं है तो तुम एक घटिया ठेकेदार बनकर रह गए। इंटीरियर डिजाइन, यंग मास्टर ली, बहुत दिनों बाद दिखे। चेन शू अचानक खड़ा हो गया और सुआन को मेरी नजरों से छुपा लिया।
उसके चेहरे पर एक उकसाने वाली नकली मुस्कान थी। क्योंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो भागने से पहले एक ड्रिंक तो लो, आखिरकार हम पुराने परिचित हैं। क्या बात है, चूंकि तुम अब वान की नानी नहीं रह सकते तो क्या इन खंभों की नानी बनने का फैसला किया है? मैंने अपनी माप रोक दी और अपनी नजरें उठाकर चेन शू की आंखों से मिला दी। मेरी नजरों में ना तो गुस्सा था ना ही अपमान, बस वही तीखी दया थी जो दिमागी रूप से मृत लोगों के लिए रखी जाती है। मेरा पेशेवर समय मिनट के हिसाब से बिल किया जाता है। अगर तुम इस सेशन को स्पॉन्सर करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी बकवास के लिए 5 मिनट निकाल सकता हूँ। हालांकि मेरी उपस्थिति फीस तुम्हें दिवालिया कर सकती है। चेन शू तुरंत भड़क गया। तुम्हें उस मोटी चमड़ी के बिना इज्जत देना, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। क्या तुम वही लूजर नहीं हो जिसने वान का बेडपैन खाली किया था? एलिट बनने का स्वांग बंद करो। उसी पल सुआन वान अचानक सीधी खड़ी हो गई। क्या अब उसके लिए बुरा महसूस कर रही हो? सुआन वान अपने दिमाग में बैठा लो। यहाँ तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड कौन है? चलो खाओ। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं था जब वो बेचारा कचरा तुम्हें हाथ से खिलाता था? खैर, मैं भी वो खेल खेल सकता हूँ। अपना दबदबा दिखाने के लिए बेताब चेन शू ने फल की प्लेट से एक छिला हुआ झींगा उठाया और बेरहमी से उसे सुआन के चेहरे के सामने कर दिया। झींगे पर भारी सलाद ड्रेसिंग टपक रही थी। उसकी उंगलियां भी उसके होंठों से रगड़ खा गईं। यह हरकत जंगली थी और इससे नियंत्रण और बेइज्जती की बू आ रही थी। सुआन वान ने अपना सिर झटका दिया जिससे झींगा उसकी डिजाइनर ड्रेस पर गिर गया और पीछे एक चिकना और गंदा दाग छोड़ गया। मेरी आवाज ने तनाव को चीरते हुए कहा, तो यह है तुम्हारा इसे करने में सक्षम होने का तरीका। यंग मास्टर चेन कुछ चीजों की नकल नहीं की जा सकती। उसकी एड़ी छिल गई है, पट्टी पहले ही निकल रही है। क्या तुमने ये नहीं देखा? वो इस ठंडी हवा में 10 मिनट से बैठी है और अपने घुटने रगड़ रही है। क्या तुमने वो भी नहीं देखा? उसका शरीर ठंड के प्रति संवेदनशील है, ठंडी चीजों से ऐंठन देती है। फिर भी तुम इससे अनजान हो। असली देखभाल किसी कुत्ते की तरह उसके गले में झींगा ठूस देना नहीं है। मेरी रफ्तार नपी तुली और स्थिर थी। हर वाक्य एक ठंडे बयान की तरह काम कर रहा था जिसमें बचे हुए प्यार की कोई झलक नहीं थी। असली देखभाल किसी कुत्ते की तरह उसके गले में झींगा ठूस देना नहीं है। चेन शू का चेहरा घायल जिगर वाले बैंगनी रंग का हो गया। उसके हाथ में शराब की बोतल हवा में अटकी हुई थी, ना डालने लायक ना छुपाने लायक। सुआन मुझे पूरी तरह से बेसुध होकर घूर रही थी और उसे वो लंबे समय से खोया हुआ एहसास हो रहा था कि कोई उसे सच में देख रहा है। उसने गलती से सोच लिया कि मैं जल रहा हूं और उसकी रक्षा कर रहा हूं और उसके दिल में जंगली खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर मेरी आस्तीन पकड़ने की कोशिश की। चूयू, मैंने अपना वजन बदल लिया और बिना किसी मेहनत के उसके स्पर्श से बच गया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मेरा लहजा तुरंत सर्दियों की हवा से भी ठंडा हो गया। लेकिन अब इनमें से कोई भी मेरी चिंता का विषय नहीं है। मैंने डेटा जमा करना पूरा कर लिया। यंग मास्टर लिए दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं कल तक कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट आपको भेज दूंगा। ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। सुआन वान की बेताब और गुस्से भरी चीख मेरे पीछे गूंजी। चूयू, वहीं रुको। अगर तुम मुझे अब भी इतनी अच्छी तरह समझते हो तो फिर तुमने छोड़ा क्यों? तुम साफ तौर पर अब भी मेरी परवाह करते हो। मिस सू, तुम गलत समझ रही हो। मैं जिसकी परवाह करता हूँ वो तुम नहीं हो। मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि कहीं मेरी पूर्व नियोक्ता का हाल बुरा ना हो। इससे मेरा इस्तीफा गैर पेशेवराना लगता है। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, फिर भी मैंने अविश्वसनीय गर्माहट महसूस की। मुझे आखिरकार पुष्टि मिल गई कि मैं सच में अब उससे प्यार नहीं करता। वो औरत जिसने कभी मुझे कीचड़ में रेंगने पर मजबूर कर दिया था, सुआन वान, अब एक बिगड़ैल और बेचारी अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं है। वापस लाउंज में चेन शू ने अपना दिमाग खो दिया और शराब की बोतल फर्श पर पटक कर तोड़ दी। सुआन वान सोफे पर निढाल होकर बैठ गई और अपनी ड्रेस पर लगे उस स्थायी चिकने दाग को घूरने लगी। उसके गालों पर आखिरकार आंसू बहने लगे। उस चूयू के लिए नहीं जो जा चुका था, बल्कि अपने उस रूप के लिए जो धीरे धीरे मर रहा था, उसके अपने अहंकार के लिए। 2 हफ्ते बाद कोटाओ। ये जगह डाइवर्स के लिए सचमुच जन्नत है। सूरज की रोशनी विशाल फिरोजा समुद्र पर चमक रही थी। हवा में नमकीन फुहारों और खिले हुए फ्रेंगिपानी की खुशबू घुली हुई थी। मैं डाइव बोर्ड के डेक पर बैठा था और सावधानी से अपने बीसीडी रेगुलेटर और ऑक्सीजन टैंकों को एक एक करके चेक कर रहा था। हर एक बकल, हर एक नली को 3 बार जांचा गया। पिछले आधे महीने में ये मेरी लोहे की आदत बन चुकी थी। पानी के नीचे तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे साथी की होती है। छोटी से छोटी चूक भी जानलेवा हो सकती है। तभी एक जिंदा दिल और ऊर्जा से भरी आवाज गूंजी, अरे मिस्टर बड़े डिजाइनर, इतना तनाव में रहना बंद करो। ये तनाव नहीं है, ये सटीकता है। ये आवाज उस लड़की की थी जिसने पिछली बार मुझे फोन पर ऐड किया था। वो कुलीन डाइविंग इंस्ट्रक्टर जिससे मैं अपनी हालिया यात्राओं के दौरान मिला था, और वो करीबी दोस्त जिसने मुझे डाइविंग की दुनिया में घसीटा। उसी की वजह से मुझे इस गहरे नीले पानी से पूरी तरह प्यार हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल डाइव के उस एक पल में, लहरों के नीचे उस खामोश पल में ही मेरी जिंदगी सच में मेरी और सिर्फ मेरी होती है। केवल तभी मेरी किस्मत आखिरकार मेरे अपने हाथों में होती है। शेनक्विन डेक पर मेरे सामने बैठी थी और उसने मुझे बर्फीले ठंडे इलेक्ट्रोलाइट पानी की एक बोतल थमा दी। हम आज साउथ वेस्ट रॉक की तरफ जा रहे हैं। वहां की धाराएं काफी उग्र होती हैं, लेकिन वेल शार्क देखने की पक्की संभावना है। उनका जिक्र करते ही शेनक्विन की आंखें उत्तेजना से चमक उठी। वो शुद्ध और बिना मिलावट का जुनून और कच्ची उम्मीद ने मुझे थोड़ा सुन कर दिया। मुझे अनंत काल हो गया था ऐसी आंखें देखे हुए जो इतनी बेदाग हों, किसी भी छुपी साजिश से खाली और ठंडी सोची समझी गणनाओं से मुक्त हों, और जिनमें बस दुनिया के लिए एक वास्तविक जिज्ञासा हो। साउथ वेस्ट रॉक साइड पर नौका में सवार होकर कप्तान ने डाइव करने का आदेश दिया। मैंने अपने रेगुलेटर को जोर से काटा और एक हाथ मजबूती से अपने मास्क पर दबाया, जबकि दूसरे हाथ से अपने सिर के पिछले हिस्से को बचाया और समुद्र में पीछे की तरफ गोता लगा दिया। एक बड़ी छपाक के साथ दुनिया ने तुरंत चैनल बदल दिया। लोगों की अराजक बकबक और इंजनों की गर्जना पूरी तरह से गायब हो गई। जो बचा था वो मेरी अपनी भारी सांसों की लयबद्ध आवाज थी। गहरे नीले रसातल ने मेरे पूरे
शरीर को ढक लिया। मैंने अपनी न्यूट्रल बॉयंसी सेट की और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर नीचे जाने पर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी और समुद्र एक गहरे स्याह कोबाल्ट रंग में बदल गया। मछलियों के विशाल झुंड चांदी के बवंडर की तरह मेरे चारों ओर घूम रहे थे। शेनकिंग मेरे आगे बड़ी खूबसूरती से तैर रही थी और पानी में एक डॉल्फिन की सहज सुंदरता के साथ चल रही थी और कभी कभी पीछे मुड़कर मुझे इशारा करती थी, क्या तुम ठीक हो? मैंने हर बार एक स्थिर ठीक का इशारा करके जवाब दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त एक हिंसक और प्रबल अंडरकरंट ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। मैंने तुरंत अपने शरीर पर से सारा नियंत्रण खो दिया। करंट मुझे सीधे नुकीली चट्टान की तरफ घसीट रहा था। मेरी सांसों की लय बिगड़कर घबराई हुई हांफने में बदल गई और मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़कर लाल निशान पर पहुंच गई। आतंक ने मेरे टखनों को जकड़ रहे समुद्री शैवाल की तरह जकड़ लिया। मुझे अचानक याद आया कि शेनक्विंग ने मुझे किस बारे में चेतावनी दी थी। पानी के नीचे सख्त बनने की कोशिश करना सीधे ताबूत का टिकट है। आत्मरक्षा हर गोताखोर का मुख्य नियम है। मैंने तुरंत शेनक्विंग को मुसीबत का इशारा किया और बुरी तरह से अपनी ऐंठी हुई टांग की तरफ इशारा किया। शेनक्विंग की सजगता बिजली की तरह तेज थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो मेरे पास आ गई। उसने मुझे बस घसीटा नहीं, वो सीधे मेरे सामने तैर कर आई और दोनों हाथों से मेरे बीसीडी के कंधे के पट्टे पकड़ लिए। उसने मेरे मांस के पार एक तीखी और अडिग नजर से देखा और उसकी आंखें चिल्ला रही थीं, घबराना मत। मैंने देखा कि कैसे उसने कुशलता से मेरे पंखों को संभाला और मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने के लिए मसाज की। उसने तेज धारा के खिलाफ हमारे शरीर को स्थिर किया और मुझे इशारा किया कि मैं खुद को उसकी बाह से बांध लूं। हम बस कुछ इंच की दूरी पर थे। मैं उसके रेगुलेटर की लयबद्ध फुफकार सुन सकता था और उसकी पलकों से चिपके छोटे छोटे बुलबुले देख सकता था। 25 मीटर की गहराई के रसातल में पूर्ण अलगाव के इस दायरे में हम जीवित रहने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए दो प्लवक की तरह थे। ना कोई सामाजिक हैसियत, ना अमीरी गरीबी, बस एक जान दूसरी जान पर पूरी तरह से भरोसा कर रही थी। कुछ कठिन मिनटों के बाद वो भयानक ऐंठन आखिरकार कम हुई। शेनक्विंग ने ऊपर की तरफ इशारा किया और हमारे ऊपर चढ़ने का संकेत दिया। वापस नाव पर मैं हवा के लिए हांफा और अपना मास्क फाड़कर निकाल दिया। वो बहुत डरावना था। एक सेकंड के लिए मुझे सच में लगा कि मैं गया। शेनक्विंग अपने बाल सुखाते हुए हंस पड़ी। आराम करो, जब तक मैं आसपास हूं खुद मौत को भी लाइन में इंतजार करना पड़ता है। पता है ये क्या है? ये जीवन और मृत्यु का बंधन है। वो शब्द जीवन और मृत्यु का बंधन ने मेरे दिल के चारों ओर जमी मोटी बर्फ की परतों में अचानक दरारें पैदा कर दी। उस रात समुद्र तट पर अलाव की पार्टी में हर कोई एक साथ बैठा शराब पी रहा था और मछली भून रहा था। शेनक्विंग ने एक यूकुलेले पर हल्की धुन छेड़ी और आग की लौ ने उसके चेहरे पर एक नरम और गर्म रोशनी डाल दी। मैंने एक बियर पकड़ी और उसे शांत चिंतन में देखता रहा। शेनक्विंग आगे झुकी। क्या सोच रहे हो? तुम तो पूरी तरह से खोए हुए हो। अचानक उत्सुक होकर मैंने पूछा, क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि मेरे हाथ पर ये निशान कैसे आया? क्या ये किसी ने काटा था? निशानों को देखकर लगता है इंसान का ही है। हाँ, मेरी एक्स ने मुझे तब काटा था जब वो अपनी सबसे बुरी हालत में थी। मैंने 4 भयानक सालों तक उसकी देखभाल करने वाले की तरह गुलामी की, सिर्फ इसलिए कि उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाए। मैंने ब्यूरो को मीठा नहीं बनाया। मैंने बस वफादारी, विश्वासघात और 5 लाख युआन की कीमत वाली कहानी के कच्चे तथ्य रख दिए। मेरे खत्म करने के बाद शेनक्विंग एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने अपनी टांग पर एक टेढ़े मेढ़े लंबे निशान की तरफ इशारा किया। 2 साल पहले फिलीपींस में डाइविंग करते वक्त मैं एक घोस्ट नेट में फंस गई थी और मेरे पास सिर्फ 50 बार ऑक्सीजन बची थी। खुद को आजाद करते वक्त गलती से मेरी जान कट गई। पानी में हर तरफ खून फैल गया और इसने शार्क को सीधे मेरी तरफ आकर्षित कर लिया। मैं उस वक्त बिल्कुल निराश थी और सोच रही थी कि प्यार में पड़ने से पहले मैं इतनी खूबसूरत थी कि मछलियों का खाना बन जाऊं। ये सही नहीं है। चूयू निशान शर्म का प्रतीक नहीं होते। ये लड़ाई से बच निकलने के सम्मान के पदक हैं। ये साबित करते हैं कि जो हमें मारने में नाकाम रहा वो हमें और ताकतवर बनाने का काम करता है। शेनक्विंग बिना किसी मेहनत के हंस पड़ी, जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें चमकते हुए मुझ पर टिक गईं। तुमने उसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम अब भी कस्मों और बलिदान पर विश्वास करते थे। वो कोई गलती नहीं थी। गलती उसकी थी जो तुम्हें सराहने में नाकाम रही। वो घाव अब आखिरकार भर चुका है। निशान रह सकता है लेकिन दर्द खत्म हो गया ना। चलो थोड़ा डांस करते हैं। चांदनी आज रात बहुत खूबसूरत है और इसे बर्बाद करना बहुत बड़ी त्रासदी होगी। अलाव के पास 2 परछाइयां लय पर झूम रही थीं, जबकि लहरें किनारे पर एक नरम धुन गुनगुना रही थी। उस क्षणभंगुर पल में मैंने आखिरकार समझा कि सच्चा और प्रामाणिक प्यार कोई दान नहीं है या कोई परजीवी निर्भरता नहीं है। ये 2 स्वतंत्र आत्माओं का गहरे समुद्र में टकराना है और एक दूसरे की ऑक्सीजन बनना है जब वो साथ साथ गहराइयों को पार करती हैं। इस बीच हजारों मील दूर जांगक्विंग में सुआन वान अपनी हवेली के बेडरूम में खालीपन से घूर रही थी।